हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे चैनल पर पहला वीडियो है। तो हमारा जो भी वीडियो बनेगा वो एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस्ड होगा। तो हम शुरू करते हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि अकाउंटेंसी में थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको थ्योरी नहीं आएगा तो आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। इसीलिए थ्योरी को बहुत डीपली पढ़ना है और केवल पढ़ना ही नहीं है, हर एक थ्योरी कैसे बिहेव करता है इसको भी समझना ज़रूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? तो पहले हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं, फिर हम वर्ड बाय वर्ड इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन यूजफुल मैनर। तो अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो वर्ड है वो है आइडेंटिफाइंग। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? जैसे कि हम किसी बिजनेस फर्म में काम करेंगे या कि बिजनेस एंटिटी में काम करते हैं, तो वहाँ पर एक दिन में बहुत सारा इवेंट या ट्रांजैक्शन होता है। तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। जैसे कि हम जब किसी बिजनेस एंटिटी या फर्म में काम करते हैं तो वहाँ एक दिन में सैकड़ों ट्रांजैक्शन होता है, हजारों ट्रांजैक्शन होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। तो इसको हम मिटा देते हैं और केवल आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करते हैं। तो आपको बिजनेस एंटिटी में सबसे पहला काम क्या है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है और कौन सा ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि फाइनेंशियल नेचर का क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल नेचर का क्या होता है? तो जिस भी ट्रांजैक्शन या इवेंट से बिजनेस के एसेट, लायबिलिटी या फिर इक्विटी के वैल्यू में, ओनर इक्विटी के वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ गुड। परचेज ऑफ गुड्स, जब कोई बिजनेस फर्म कोई सामान खरीदता है, गुड्स परचेज करता है, तो वो कैश पे करता है। तो कैश क्या है? एसेट है।
तो वहाँ क्या हो गया, वो एसेट का जो वैल्यू कम हो गया। मान लीजिए कि इस परचेज का वैल्यू था, मान लीजिए कि 5 लाख, इससे पहले उसके पास 20 लाख था, तो अभी कितना हो गया, 15 लाख हो गया। तो ये जो परचेज ऑफ गुड क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इसके साथ साथ एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं नॉन फाइनेंशियल का। मिस्टर ए ज्वाइंड एज डायरेक्टर। हमारा दूसरा एग्जांपल है नॉन फाइनेंशियल में, मिस्टर एक ए हैं जो बिजनेस फर्म को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किए हैं। तो ये हमारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि इसके ज्वाइन करने से बिजनेस के एसेट या लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो एसेट या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है ना घटता है। भले इससे कारण बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हो, लेकिन जब ये ज्वाइन करता है तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन इसको जब सैलरी पे होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं फाइनेंशियल का। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस फर्म है, उसमें आग लग गया। आग लगने से पहले आधा सामान उसका जल गया, तो मान लीजिए 50 लाख का उसके पास गुड्स है, और आग लगने के बाद उसका 25 लाख का जल जाता है। तो ये जो 25 लाख का नुकसान हुआ है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। इस नुकसान से क्या होगा कि जो ओनरशिप इक्विटी कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये लॉस होगा, और लॉस अल्टीमेटली कैपिटल को रिड्यूस करता है। तो ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या है, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। एक नॉन फाइनेंशियल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चेंज ऑफ कंपनी पॉलिसी। अब ये चेंज ऑफ कंपनी पॉलिसी ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। भले इस पॉलिसी के चेंज होने के कारण बिजनेस को लाभ होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लेकिन ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, जैसे पूछ देगा कि कोई मिस्टर एक्स हैं, वो कंपनी को एज ए मैनेजर ज्वाइन किए 25 दिसंबर को, तो आप लोगों को ये जर्नलाइज नहीं करना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग में पहला काम क्या है कि बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन इवेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन फाइनेंशियल नेचर का है और कौन नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, ठीक है जी। अब हम आते हैं दूसरे पे, मेजरिंग। एक बार आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करना है, उसको मेजर करना है। किस में मेजर करना है? मनी वैल्यू में। और ये मनी वैल्यू में मेजर करते हैं उस देश के मॉनेटरी यूनिट में। अब यहाँ पर हम दो ट्रांजैक्शन लेते हैं, ये दो एग्जांपल लेते हैं। एक है 2 यूनिट कार सोल्ड। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 2 कार बेच दिया, तो 2 कार को हम एक्चुअली मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक कार का दाम है 10 लाख, तो 2 कार का नाम कितना होगा? 20 लाख। तो ये 20 लाख को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे, न कि 2 यूनिट को रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? 20 लाख का हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर दूसरा का और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लेम फॉर कंपनसेशन पेंडिंग इन कोर्ट। मान लीजिए कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, उसका कंपनी ने कुछ नुकसान कर दिया, उसने 20 लाख का क्लेम जो है कंपनसेशन कोर्ट में फाइल कर दिया। तभी ये भी एक फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, लेकिन एट ए टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ बुक ये अभी डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं।
कि कोर्ट हमारे फेवर में, कंपनी के फेवर में डिसीजन देगा, कुछ एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन देगा। अगर मान लीजिए 20 लाख का क्लेम किया तो 20 लाख का देगा कि 25 लाख देगा कि 15 लाख का देगा। ठीक है, तो एक बार ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम मेजरिंग करते हैं, किस में? मनी वैल्यू में। अगर हम जिस ट्रांजेक्शन को मेजर नहीं कर सकते उसको हम बुक अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं, ये हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं कि इसे कितना कोर्ट आदेश देगा या कोर्ट इसको निरस्त कर देगा, तो हमको इसको एंट्री नहीं करना है। किसको एंट्री करना है? इसको एंट्री करना है। ठीक है जी। हमें बुक ऑफ अकाउंट में 2 यूनिट कार सोल्ड नहीं एंट्री करना, उसका हमें मॉनेटरी वैल्यू इंटर करना है। तो यही होता है मेजरिंग। अब इसके बाद हम तीसरे पे आते हैं, रिकॉर्डिंग पे। एक बार जब आप ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो किस में रिकॉर्ड होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो एक बुक ऑफ अकाउंट होता है जिसको हम जर्नल बोलते हैं, उसमें हम जो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड हो गया है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इस जर्नल में रिकॉर्डिंग जो होता है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। जर्नल में रिकॉर्डिंग जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब क्रोनोलॉजिकल क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर को सुबह के 9 बजे कंपनी ने किसी को गुड्स क्रेडिट पर सेल किया। फिर दिन के 12 बजे बिजनेस फर्म ने किसी को कैश में पे किया। फिर शाम को 5 बजे फिर वो जिसको सामान बेचा था उसने पैसा उसको कंपनी को पे कर दिया। तो हम इसको इसी ऑर्डर में पे, जैसे 15 दिसंबर है तो मान लीजिए कि सुबह का 9 बज रहा है, फिर 12 बज रहा है और फिर 5 बज रहा है। ठीक है जी। तो ये जो 9 बजे पहले उसने कंपनी गुड्स को सोल्ड किया, फिर 12 बजे कैश पेमेंट किया, फिर 5 बजे जो डेटर था पैसा रिटर्न किया। तो आपको जर्नल में इसी ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्या होता है, जो छोटे बिजनेस होते हैं वहाँ पर ट्रांजेक्शन कम होता है, तो वहाँ पर जो सारा रिकॉर्डिंग होता है ये जर्नल में होता है। लेकिन जो बहुत बड़ा बिजनेस है जहाँ पर डेली हज़ारों की संख्या में ट्रांजेक्शन होता है, वहाँ पे इस जर्नल को हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। और ये जो सब्सिडियरी बुक है ये कोई भी बिजनेस फर्म अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कई भागों में डिवाइड कर सकता है। जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, उसके बाद हो जाएगा सेल्स बुक। ठीक है जी। तो सारा कैश ट्रांजेक्शन इसमें होगा, सारा क्रेडिट परचेज का रिकॉर्डिंग इसमें होगा, सारा क्रेडिट सेल का रिकॉर्डिंग इसमें होगा। इसको हम डिटेल में आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है? एक बार जब आपने ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बाद अगला स्टेप आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन का।
अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि एक अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को हम एक साथ लिखते हैं। जैसे कि मान लिया हम एक एग्जांपल देते हैं, एक है कोई सप्लायर है मिस्टर एक्स, इसने क्या किया, 1 तारीख को इसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, फिर कंपनी ने क्या किया, 3 तारीख को रिजेक्ट किया कुछ रॉ मटेरियल, फिर किसने क्या कि 6 तारीख को रिप्लेस कर दिया डिफेक्ट आइटम को, फिर 9 तारीख को क्या हुआ कि कंपनी ने कुछ कैश पेमेंट किया, फिर 12 तारीख को कुछ चेक से पेमेंट किया। ठीक है जी। फिर 15 तारीख को ये फ़ोन करता है सप्लायर कि नॉट रिसीविंग अ फुल मनी। इसमें क्या है, कोई सप्लायर है मिस्टर एक्स, ठीक है जी, वो 1 तारीख को रॉ मटेरियल कंपनी को सप्लाई करता है, फिर कंपनी क्या करती है 3 तारीख को कुछ उसका आइटम रिजेक्ट कर देती है, फिर वो सप्लायर क्या करता है कि 6 तारीख को डिफेक्ट आइटम को रिप्लेस कर देता है, फिर कंपनी क्या करता है कि 9 तारीख को उसको कैश पेमेंट करता है 2 लाख, फिर 12 तारीख को उसको चेक से पेमेंट कर देता है 3 लाख, फिर 15 तारीख को जो सप्लायर है कंपनी के मैनेजर को फ़ोन करता है कि हमने 10 लाख आइटम सप्लाई किया था लेकिन अभी तक हमें 5 लाख रुपया नहीं मिला। तो जो कंपनी का मैनेजर है वो क्या करेगा, वो जनरल नहीं मंगाएगा, वो क्या मंगाएगा, लेजर मंगाएगा, और लेजर में मिस्टर एक्स का पेज पलटेगा और सारा ट्रांजेक्शन एक ही साथ देख लेगा, किसने कब रॉ मटेरियल सप्लाई किया, कब इसका आइटम रिजेक्ट हुआ, कब इसने रिप्लेस किया, कब इसको कैश पेमेंट हुआ, कब इसको चेक पेमेंट हुआ, कब सप्लायर, और ठीक है कब इसको चेक पेमेंट हुआ, कितना पैसा 15 तारीख को बाकी है। अगर यही काम वो मैनेजर जनरल से करता तो 1 से 15, मान लीजिए 1 से 15 में 1500 ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसको 1500 ट्रांजेक्शन को देखना पड़ता है कि कहाँ है मिस्टर एक्स का ट्रांजेक्शन, देखता, फिर देखा 3 तारीख को है, फिर देखता कि 6 तारीख को है, फिर देखता कि 9 तारीख को है। तो फिर तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि एक अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को हम एक साथ लिखते हैं, और जिस बुक में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर। जिस बुक ऑफ अकाउंटिंग में हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लेजर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जितना भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है उस ट्रांजेक्शन में से हर एक अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको हम एक साथ एक जगह लिखते हैं, और जिस बुक में लिखते हैं उसको बोलते हैं लेजर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। इसको हम डिटेल में स्टडी अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद आता है समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या होता है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो यही सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। समराइजिंग ये होता है कि जितना भी क्लासिफाइड अकाउंट है, मान लीजिए एक बिजनेस फर्म है, उसका तो केवल मिस्टर एक्स के साथ ट्रांजेक्शन तो होता नहीं है, उसका तो सैकड़ों लोगों से ट्रांजेक्शन डेली होता है, हज़ारों लोगों से होता है। तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं कि हर एक अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को हम एक साथ लिखते हैं, जिसको हम लोग जिस बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हैं उसको लेजर बोलते हैं, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। और समराइजिंग में क्या करते हैं कि जितना भी क्लासिफाइड अकाउंट है उसका हम एक समरी बनाते हैं। अब समरी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है पहले हम एक देख लेते हैं। एक जो बिजनेस फर्म होता है उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जैसे कुछ इंटरनल लोग होते हैं, कुछ एक्सटर्नल लोग होते हैं। तो मान लीजिए कि एक ऐसे ही
स्टेक होल्डर हैं, ठीक है जी, इनका नाम लिख लेते हैं, मिस्टर बी हैं। आइए, बाई प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर हैं। मान लीजिए कि मिस्टर बी है, ये इनका प्रोफेशन डॉक्टर का है और ये आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं और 4 महीने के बाद बोलते हैं कि भाई हमारा जो पैसा इन्वेस्ट किया हूँ उससे क्या स्टेटस है, तुम्हारा कंपनी 4 महीने में लाभ में गया, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो आप उसको क्या करोगे? आप तो उसके पूरे 4 महीने का डाटा तो दो नहीं दोगे कि भाई ये लो, ये इतना जनरल रिकॉर्डिंग हुआ है, इतना क्लासिफाई है, इतने अकाउंट का क्लासिफिकेशन हुआ है। एक सिंपल शब्द ये बोले तो ऐसे तो उसको हम दे नहीं सकते भाई कि भाई हम 1 तारीख को मिस्टर ए से सामान खरीदा, 2 तारीख को मिस्टर बी को सामान बेचा, 3 तारीख को मिस्टर सी को सैलरी दिया, 4 तारीख को कंपनी में आग लग गया, या 5 तारीख को एक मिस्टर डी था सामान चोरी करके भाग गया। आप डॉक्टर को इस फॉर्म में तो हम इन्फॉर्मेशन उसको देंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर भाई क्या करेगा, डॉक्टर ही करेगा कि अकाउंटिंग पढ़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि समरी में क्या करते हैं, जितना भी क्लासिफाइड अकाउंट है उसका हम समरी बनाते हैं, ताकि जो बिजनेस एंटिटी के यूजर हैं, जो आपके बिजनेस फर्म में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे टैक्स अथॉरिटी हो, चाहे क्रेडिटर हो, चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, आपका जो बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट है इजी मैनर में समझ में आ जाए। तो इस प्रोसेस में बनता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा बनता है ट्रेडिंग, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो समराइजिंग में क्या होता है कि जितना भी क्लासिफाइड अकाउंट है उसका एक समरी बनाते हैं, और इस प्रोसेस में 3 चीज़ होता है। एक तो ट्रायल बैलेंस बनता है, दूसरा बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। इसको भी हम डिटेल में आप आने वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसका पर्पज़ यही होता है कि जो भी हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है उसके रिजल्ट को एक सिंपल और इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में यूजर को बताना। इसके बाद आता है समराइजिंग के बाद आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसका हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बिजनेस फर्म में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन उसका प्रॉफिट कम आया। मान लीजिए प्रॉफिट उसका 10 लाख आया, और जो बिजनेस का मैनेजर है या बिजनेस का ओनर है उसको लगता है कि नहीं नहीं प्रॉफिट तो 15 लाख होना चाहिए। तो क्या करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मान लीजिए कि स्टडी करने से ये पाया गया कि भाई हम सैलरी में ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, चलो भाई एम्प्लॉय को कम करते हैं, उसके बदले हम ऑटोमेशन लगा देते हैं। जैसे कि हम सैलरी में जो खर्चा हो रहा है बच जाएगा, हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ऐसे उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारे रिपेयर पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि हमारी मशीनें 10 साल पुरानी हो गई, तो चलो ठीक है अभी हम उसको बेच देते हैं। या अभी इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि चलिए भाई इस साल 10 लाख प्रॉफिट हुआ तो अगले साल 15 लाख होगा, या होगा कि नहीं होगा। तो इन सब बातों का जो हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग स्टेज में करते हैं। ये सिंपल वर्ड में यही है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका डिटेल में स्टडी करना। इसके बाद जो लास्ट आता है
जो लास्ट स्टेज है वो है कम्युनिकेशन। जो लास्ट स्टेज है वो कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग का सारा पर्पज ही यही है कि जो भी आपके बिजनेस ऑपरेशन का रिजल्ट है उसके यूजर को कम्युनिकेट करना। ठीक है जी। अगर हम यूजर के समझने वाले लैंग्वेज में अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंटिंग सही नहीं हुआ है, या फिर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। यूजर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल यूजर और दूसरा होता है इंटरनल यूजर। तो इंटरनल में आता है एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और तीसरा आता है ओनर। ठीक है जी। एक्सटर्नल में आएगा क्रेडिटर, बैंक, उसके बाद आएगा टैक्स डिपार्टमेंट, इन्वेस्टर। अब किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इधर ले लेते हैं एम्प्लॉय का। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा बनाते हैं जो एम्प्लॉय को समझ भी नहीं आएगा तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो सोच नहीं पाएगा मुझे इस कंपनी में कंटिन्यू करना है फिर एग्जिट करना है। तो हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉय भी समझ, साधारण एम्प्लॉय भी समझ जाए। अब इधर एक एग्जांपल लेते हैं क्रेडिटर का। क्रेडिटर क्या होता है, जो क्रेडिट पर सामान कंपनी को सप्लाई करता है। तो मान लीजिए ये कोई भी हो, मान लीजिए कि कार्टन सप्लायर है, अगर इसको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको उधारी सप्लाई करना वो बंद कर देगा। इसीलिए अकाउंटिंग का मेन मोटो है, मेन प्रिंसिपल है, इसको हम कोर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये यूजर को आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप खुद ही बनाए और खुद ही समझे, तो फिर आपका अकाउंटिंग का जो मोटिव है ना वो डिफीट हो जाएगा। तो फिर इस तरह अकाउंटिंग का मीनिंग हम आपको बता दिए और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अकाउंटिंग वही है जो अकाउंटेंट एक बिजनेस फर्म में करता है। सिंपल सा साधारण से बातों में यही है कि अकाउंटेंट एक बिजनेस फर्म में जो काम करता है वही अकाउंटिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग ट्रांजेक्शन को, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन उसको मेजर करना, रिकॉर्डिंग, फिर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करना, फिर क्लासिफाइंग, फिर ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना, समराइजिंग, फिर ट्रांजेक्शन का समरी बनाना, फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिटेल में स्टडी करना एंड कम्युनिकेटिंग, और आपका जो रिजल्ट है बिजनेस ऑपरेशन का उसके यूजर को कम्युनिकेट करना। इस तरह अकाउंटिंग का मीनिंग खत्म हुआ। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और साथ ही साथ आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। हमारा अगला वीडियो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग होगा, इसको आप देखना मत भूलिएगा। आई विश यू ऑल हैप्पी एंड prosperous life।